अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान हेल्थ पार्लियामेंट्स वेबकास्ट। मेरा नाम सिकंदर जमान है। आज नवंबर 29 है और एक अहम दिन मनाया जाता है जिसको कहते हैं वर्ल्ड मूवमेंट डिसऑर्डर डे। और ये जो अमराज हरकत हैं, अगर उर्दू में कहा जाए तो ये उसका दिन होता है जिसमें इसकी आ गई अवेयरनेस शऊर के बारे उस शऊर देने के लिए मनाया जाता है। और हमने भी आज ये वेबकास्ट करने का जो मकसद था वो इसी की आगाही देना था। और इसमें एक जो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट और एक बढ़ती उभरती हुई बीमारी है जो जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, और जिसमें बहुत कम बात की जाती है इसकी तशखीस पे, इसकी आगाही पे, और जो लोगों के लिए, मरीजों के लिए बड़ा पेनफुल है, जिसको कहते हैं पार्किंसंस डिजीज। जी हाँ, पार्किंसन डिजीज, आपने इसको गुज़िश्ता चंद सालों में जरूर सुना होगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल में जानना, ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, पाकिस्तान में किस तरह बढ़ रही है, दुनिया में इसके क्या रुझान है, इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं है, इसका इलाज कितना मुमकिन है पाकिस्तान जैसे मुल्क में और दुनिया भर में। इसीलिए हमने दावत दिया है डॉक्टर शाज़मा खान को, जो कि एक रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट हैं, मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हैं, और पार्किंसन डिजीज काउंसिल, जो कि पाकिस्तान हेल्थ पार्लियामेंट की काउंसिल है, उसकी चेयरपर्सन भी है। सो आई वेलकम यू डॉक्टर शाज़मा। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सिकंदर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। ये जो आपने कहा है, जिस तरह के वर्ल्ड मूवमेंट डिसऑर्डर्स डे के अंदर हम इस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं आज। थैंक यू वेरी मच ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जहां पर हम इस बीमारी की आगाही के बारे में बात करेंगे, जिसकी बेहद ज़रूरत महसूस होती है पर्सनली मुझे एज अ मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि हम पहले बात करते हैं उस चीज की अ, जिसकी आप स्पेशलिस्ट हैं, और ये मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि ये मूवमेंट डिसऑर्डर क्या होता है। और पार्किंसन का नाम तो शायद हमने सुना है, लेकिन मूवमेंट डिसऑर्डर नहीं है। तो ये बताइएगा, ये मूवमेंट डिसऑर्डर, ये जो अमराज हरकत है, अगर आप इसको आम लफ्जों में कहा जाए, जब आप मूव नहीं कर सकते, हरकत नहीं कर सकते, ये क्या है? सो बेसिकली मूवमेंट डिसऑर्डर, यस, कम इसलिए सुना गया है बिकॉज पाकिस्तान में तो हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं नहीं, इसके बहुत कम हैं। अब व्हेन आई केम बैक 2019 में मूवमेंट डिसऑर्डर्स में अपनी फेलोशिप करके, तो उस वक्त मैं पहली मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट थी सर्टिफाइड, जो कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए वापस आई थी। और उसके बाद अब और मजीद एक कुछ चंद लोग आए हैं जो कि इसी फील्ड के अंदर, तो बेसिकली बीमारी को देखते हुए इस तरफ रुझान अब बढ़ना शुरू हुआ है लोगों का। तो ये न्यूरोलॉजी की ही एक सब फील्ड है। न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस फील्ड के अंदर सब स्पेशलाइज कर सकते हैं। सो मूवमेंट डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ये बाय इटसेल्फ ये नहीं कह सकते कि ये खुद कोई बीमारी है, बल्कि इसके अंदर ये बहुत सारी ग्रुप ऑफ बीमारियों का नाम है मूवमेंट डिसऑर्डर्स, या जिसे अमराज हरकत कहा जाए। इसमें हरकत की, जिस्म में हरकत की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, जैसा कि जिसको अगर हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करें, तो एक ये कि आपकी हरकत का एक्सेसिव या एबनॉर्मली ज्यादा हो जाना, वो मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिन्हें हम हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स कहते हैं। या फिर जिस्म की हरकत का बहुत स्लो हो जाना, जिसकी सबसे कॉमन बीमारी पार्किंसंस डिजीज है, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, इन्हें हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स कहा जाता है। तो दो मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट तरह की बीमारियां होती हैं। तो ये बेसिकली अमराज हरकत जो है वो उनकी डेफिनेशन है ये। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग और कुछ नई नई बातें भी हमें बताई हैं। ये बताएं कि इसमें आपने कहा कि डिफरेंट तरह की डिजीजेज होती है, आपने कुछ बीमारियों के नाम भी बताए। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में बता सकें कि ये बीमारियां कौन सी हैं, तीन चार जो काफी बड़ी बीमारी, इंक्लूडिंग पार्किंसन, और इनकी क्या, ये दिखती कैसे, इनकी क्या अलामत होती है? ओके, तो ऐसा है कि सबसे कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर जो होता है वो पार्किंसन डिजीज है। सबसे कॉमन, सबसे आम बीमारी जो है मूवमेंट की, वो पार्किंसन डिजीज है दुनिया भर के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं। और फिर
फिर उसके बाद जो मूवमेंट डिसऑर्डर, और ये है वो बीमारी जिसके अंदर आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती है बॉडी की। फिर और तरह के मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर बॉडी की एक्सेसिव मूवमेंट या ज्यादा मूवमेंट हो रही होती है, जिसमें डिस्टोनियाज हो सकते हैं, कोरिया हो सकता है, हंटिंगटन डिजीज एक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, वो हो सकती है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, मुख्तलिफ तरह के मूवमेंट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनके डिटेल में जाना शुरू करेंगे तो वो हर बीमारी अपने अंदर एक पूरी पूरी एक अलग से टॉक उसके ऊपर हो सकती है, एक अलग पूरी कॉन्वर्सेशन हो सकती है। तो जो सबसे कॉमन बीमारी है, इसीलिए हमने चूज भी आज पार्किंसंस की अवेयरनेस के लिए बात करने को चूज किया था कि पार्किंसन सबसे कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि पार्किंसन जो है वो है क्या? मतलब ये बीमारी क्या है और ये होती कैसे? अब पार्किंसन डिजीज, जैसे आम जबान में लोग राशा की बीमारी भी कहते हैं। एंड जब से मैं, मेरा ख्याल है कि वापस आई हूँ स्पेशलाइज करके, उसके बाद से मैं एक ही बात लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ कि बेहतर है कि इसको राशा की बीमारी ना कहा जाए, इसको पार्किंसन की बीमारी कहा जाए। लोगों को सबको पता है पार्किंसन, जिनको होती है बीमारी, जिन घरों में उन सब लोगों को पार्किंसन का वर्ड पता है। तो पार्किंसन की बीमारी कहना ज्यादा मुनासिब होगा। ये बीमारी बेसिकली बढ़ती हुई उम्र की बीमारी है। जैसे जैसे एज बढ़ना शुरू होती है, दिमाग के अंदर चेंजेस पैदा होते हैं, दिमाग के सर्टन हिस्सों के अंदर जो दिमाग के खुलिये हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम न्यूरो डीजेनरेशन कहते हैं। और पार्किंसन कुछ दो तरह की बीमारियां खास होती हैं न्यूरो डिजेनरेशन के अंदर। डिमेंशिया बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन है, और सेकंड नंबर पे आता है पार्किंसन डिजीज, यानी कि जो कि बढ़ती हुई उम्र के साथ ये बीमारियों के जाहिर होने के इम्कानात पैदा होना शुरू होते हैं। इसमें पार्किंसन में एक खास तरह का केमिकल होता है जिसे डोपामीन कहा जाता है। जो हिस्से पार्किंसन में ब्रेन के मुतासिर होते हैं, उन हिस्सों का काम होता है डोपामीन केमिकल की प्रोडक्शन। जब वो हिस्से मुतासिर होते हैं, उनके खुलिये सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एडिक्वेट अमाउंट में डोपामीन का केमिकल नहीं बन रहा होता है, और ये केमिकल आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए बड़ा जरूरी होता है। तो इस तरीके से ये बीमारी पैदा होती है। आमतौर पे जो आप कह रहे हैं कि बीमारी किस तरह से नजर आती है, तो आमतौर पे ये बीमारी शुरू होने से तकरीबन शायद 10 साल पहले से ही वो चेंजेस ब्रेन में आना शुरू हो चुके होते हैं, और तकरीबन 10 साल बाद जाकर आपकी बॉडी के ऊपर उसका चेंज नजर आना शुरू होता है। यानी कि आपकी जो मूवमेंट है, आपकी हरकत जो मुतासिर होना शुरू होती है, वो बहुत सालों बाद जाकर शुरू होती है, जब तकरीबन काफी हद तक केमिकल, जो डोपामिन का केमिकल है, वो ब्रेन में से खत्म हो चुका होता है। तो वो टाइम होता है जब बीमारी बॉडी के ऊपर जाहिर होना शुरू होती है। लेकिन उस पूरे दौरानिये में, जो वो 10 साल का दौरानिया होता है, ऐसा नहीं है कि बॉडी पे आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं करते। देर आर सर्टन चेंजेस जिनसे बॉडी गुजर रही होती है, और वो सब एज अ मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट, अगर मैं, जब पेशेंट्स हम देख रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो सारी चीजें आप जब रिट्रोस्पेक्ट में जाके पीछे से पूछते हैं उनसे, अच्छा ये चीजें आपको हो रही थी, तो वो कहते हैं हाँ जी, ये भी हो रहा था, ये भी हो रहा था, ये भी हो रहा था। सो दोज आर एक्चुअली द सिम्टम्स जो पेशेंट पहले से महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन डायग्नोस तब होती है जब उनको हरकत की अलामत यानी कि मोटर सिम्टम्स जाहिर होना शुरू होते हैं। इसका एज से क्या ताल्लुक है, और ये किस एज में ज्यादा इंसान को होती है? क्या ये सिर्फ एज से ताल्लुक है या ये अर्ली भी हो सकता बढ़ती हुई एज से तो ये ताल्लुक है इसका कि बढ़ती हुई एज के साथ आपके ब्रेन का, जैसे मैंने कहा, कि सिकुड़ना शुरू होता है, जिसे न्यूरो डीजेनरेशन कहते हैं। तो न्यूरो डीजेनरेशन का प्रोसेस तो एजिंग का प्रोसेस है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। हाँ, लाइफस्टाइल की सर्टेन चेंजेस हो सकती हैं जिनके जरिए से उसको थोड़ा सा मे बी स्लो डाउन किया जा सकता है, आहिस्ता किया जा सकता है, लेकिन आप रोक नहीं सकते हैं। उम्र को बढ़ने से रोक सकते हैं ना, दिमाग के ये जो न्यूरो डीजेनरेटिव चेंजेस होती हैं इनको रोक सकते हैं। तो ये आमतौर पर 65 साल के बाद, 60 से 65 साल के बाद ये बीमारी की अलामत जाहिर होना शुरू होती हैं। और अगर हम एक एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स हैं हमारी, उसके हवाले से बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में बीमारी के ऊपर काम ज्यादा नहीं हुआ है, इस खास बीमारी के ऊपर काम ज्यादा नहीं हुआ है, तो हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली इसकी शरह कितनी है। लेकिन अगर ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखा जाए तो
0.3% ऑफ जनरल पॉपुलेशन इससे मुतासर होती है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन इस वक्त 7 से 7.5 लाख लोग एक मुतात अंदाजे के मुताबिक इस बीमारी से मुतासर हैं अभी भी पाकिस्तान में, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और यही वजह है कि हम ये बहुत ज़रूरी समझते हैं कि इस बीमारी के बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, आगाही होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो सबसे अनफॉर्चुनेट बात है, आपको मैं बताऊं सिकंदर साहब के, सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि पेशेंट्स की इस बीमारी की अलामतें इतनी ओल्ड एज जैसी लग रही होती हैं कि बहुत सारे मरीजों को घर वाले कभी डॉक्टर्स के पास शायद ले ही नहीं जाते हैं, ये समझ के कि ये सिर्फ ओल्ड एज की अलामत हैं। तो वो एक्चुअली ओल्ड एज की, बढ़ती हुई उम्र की अलामत नहीं होती हैं, वो इस बीमारी की अलामत होती हैं जो कि डायग्नोज नहीं हो पाती हैं टाइम पे, जिसकी वजह से मरीज और उनके घर वाले काफी सफर करते हैं। बिल्कुल सही है। तो आपकी बात से तो अंदाजा ये हुआ कि अगर हम 7.5 लाख लोग समझते हैं पाकिस्तान में, जरूरी नहीं है वो 7.5 लाख हो, क्योंकि ये नंबर तो हमने बैन अवी या इंटरनेशनल फिगर स्टैटिस्टिक्स को लिया है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब हम घर के अंदर जब बड़े हो जाते हैं पेरेंट्स, या घर में कुछ लोगों की 60 या 65 साल की एज से ज्यादा जाते हैं, हम सबको ये लगता है कि ये बूढ़े हो गए तो इस वजह से ये इस तरह एक्ट कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं। और आई थिंक बहुत सारे लोग तो क्लिनिक्स तक जाते नहीं होंगे। और इसकी इंपॉर्टेंस जिस तरह आपने बताया कि ये तो नंबर ज्यादा भी हो सकता है। तो मी देखे ना, फॉर एग्जांपल डायबिटीज की आप बात करें, पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मर्ज है, उसमें 20% लोगों को तो शायद अंदाजा है कि उनको डायबिटीज है, लेकिन जो बाकी के 12 या 13% लोग हैं शायद उनको पता भी नहीं है वो प्री डायबिटीज में है या डायबिटीज में है। तो अगर आप इसको पार्किंसन के अंदर डालें, ठीक है, ऐसे ही जिस तरह ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, अगर आपको डालें तो आई थिंक ये 7.5 लाख का नंबर तो ज्यादा होगा। टू टू मी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है नंबर इसका। जी, जी आप जी, क्या कहते हैं इस पॉसिबली, हाँ जी, पॉसिबली ऐसा मुमकिन हो सकता है। और ये मुमकिन उस सूरत में ज्यादा होगा जब आप ये देखें कि आपके मुल्क के अंदर या आप जहाँ रहते हैं वहां पर उम्र रसीदा लोगों की तादाद कितनी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल स्टैट्स के मुताबिक 0.3% ऑफ जनरल पॉपुलेशन बीमारी से मुतासर होती है, या फिर 1% ऑफ द पॉपुलेशन हु इज अबव 65, यानी कि अगर 65 से ऊपर के लोगों में देखें तो 1% हो जाता है इस बीमारी की प्रेवलेंस जो है। तो विच इज ह्यूज नंबर। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने बुजुर्गों की तादाद ज्यादा होगी, 60-65 से ऊपर उम्र के अफराद की तादाद ज्यादा होगी, तो इस बीमारी की शरह भी एक्सपेक्टेडली ज्यादा होगी। अच्छा, दूसरी तो ये डेफिनेटली उन कंट्रीज के अंदर जहाँ पे लोगों की जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा है, 80, 85, 90 साल तक रहते हैं, अच्छी हेल्थी जिंदगी में होते हैं, तो भी इस बीमारी की शरह ज्यादा हो सकती है। एक और, आई एम सॉरी, आपने जो एक सवाल पूछा था कि क्या ये सिर्फ यंग लोगों में देखी जाती है, तो ऐसा नहीं है। तकरीबन 10 से 15% लोगों के अंदर ये बीमारी यंग एज में भी जाहिर हो सकती है। हमारे पास भी काफी ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि जिनको यंग एज में पार्किंसंस डिजीज हुआ है, और उस सूरत में जो कि आमतौर पे 40 या 50 साल से कम उम्र में अगर ये बीमारी स्टार्ट हो, तो उसको कहा जाता है कि ये यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज है। और उस सूरत में ये बीमारी मोस्ट लाइकली जेनेटिक होती है, यानी कि आपकी मौरूसी हो सकती है। ये बीमारी के फैमिली में कहीं ना कहीं पार्किंसंस मौजूद था और वो अब ट्रांसमिट हुआ है।